नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से बातचीत करेंगे और एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भटिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विश्वविद्यालय को न केवल भारत बल्कि विदेशों के विभिन्न संस्कृतियों का संगम बताया। सरकार अगले 3 वर्षों में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। केंद्र ने उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाया और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के विशेष सम्मान के लिए वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह आज राष्ट्रपति धर्मेंद्र गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात करेंगे और एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी ने मॉरिशस के भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस ने भारत समुदाय का भारतीय विरासत, संस्कृति और मूल्यों से गहरा जुड़ाव वास्तव में प्रेरणादायक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि विदेशों की विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। यहाँ छात्रों और शिक्षकों में भारत की विविधता झलकती है। ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत और समृद्ध संस्कृति के प्रतिनिधि संस्थान है। उन्होंने ये बात आज भटिंडा में विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि विश्वविद्यालय भारत की विविधता, एकता और उत्कृष्टता के प्रभारी उदाहरण प्रस्तुत करता रहेगा। निकटवर्तीय तलवंडी साबो में स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब का उल्लेख करते हुए, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सक्रिय संघर्ष के दौरान कुछ समय बिताया था, राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया के एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु की काशी का पवित्र नाम दिया गया था। साथ ही यह भूमि वीरता और आध्यात्मिक स्थिरता का संगम भी है। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 1031 स्नातकोत्तर उपाधियां, 60 पीएचडी उपाधियां तथा 43 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को काम के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें वही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग इन इंटरस्टेट लिविंग SEIL द्वारा आयोजित युवा संसद में पूर्वोत्तर के छात्रों को संबोधित करते हुए ये बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि ब्रह्मपुत्र पर भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बनाने की योजना बनाई जा रही है। असम और भूटान के बीच रेल लाइन भी बिछाई जा रही है। केंद्र सरकार अगले 3 साल में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि 2025-26 में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन से कैंसर रोगियों को स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर उपचार शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। आज लोकसभा में अप्रवासन एवं विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य अप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाना है और इसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीज़ा और पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार की कुछ शिकायतें और शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। यह विधेयक कानूनों की बहालता और ओवरलैपिंग से बचने के लिए लिया गया है। निचले सदन में विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा जरूरतों को पूरा करना है।
उन्होंने कहा कि सदन में ऐसे विधेयक लाने की पूरी क्षमता है। इससे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लोकसभा में 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और मणिपुर बजट पर चर्चा हुई। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 51,462 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार के भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ चर्चाओं की रिपोर्ट के बारे में सवाल किया। उन्होंने देश में अनौपचारिक क्षेत्र में बात की और सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाया। राज्यसभा में सदन ने शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने शिक्षकों के कौशल और प्रशिक्षण के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शोध छात्रों को दी जाने वाली जूनियर रिसर्च फेलोशिप की देरी हो रही है। सरकार ने उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात को अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय में एक अधिसूचना में कहा गया है कि उड़द की मुक्त आयात नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये प्रावधान पहले इस साल मार्च के अंत तक लागू था। इस कदम से घरेलू बाजारों में कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। म्यांमार भारत को उड़द का मुख्य निर्यातक देश है। म्यांमार के अलावा भारत सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राज़ील से उड़द का आयात करता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI द्वारा वास्तुकला के माध्यम से भारतीय विरासत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में 135वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। मीडिया से बात करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि NAI वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटलीकरण कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसमें एक महीने में 6 लाख से अधिक पृष्ठों का संस्करण किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जाता है। श्री शेखावत ने यह भी कहा कि इस डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सफलता ने ज्ञान भारतम मिशन को गति दी है। उन्होंने प्रदर्शनी लगाने के लिए NAI की सराहना भी की। होली के त्यौहार से पहले यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए उत्तर रेलवे 400 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी की नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, मिनी कंट्रोल रूम और प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए हैं। श्री उपाध्याय ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऑन डिमांड विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज गुजरात और राजस्थान के कई स्थानों पर लू से लेकर भीषण लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सियांग, लपारादा, कामले, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव और तिरप जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI पर लगे निलंबन को हटा दिया है, जिससे इस खेल को लेकर महीने से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है। इस निर्णय से जॉर्डन के अम्मान में होने वाली आगामी एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल सहित अन्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स WPAGP 2025 आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में 20 देशों के 145 भारतीय और 105 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों सहित कुल 250 पैरा एथलीट भाग लेंगे। वे 90 एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिससे ये भारत द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े पैरा एथलेटिक्स आयोजनों में से एक बन जाएगा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट
के अंतिम लीग मैच में आज मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।